आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और देखिए, हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग इतना कर लीजिए, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। यानी सोवियत संघ का जो हमारे विघटन हुआ था, क्यों हुआ था भाई, इसके क्या क्या कारण थे, इसके कारणों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो चलो एक एक करके करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। इससे लोग सरकार से अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे। मतलब देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी था ना सोवियत संघ में, ये जो पार्टी था ये 70 सालों तक यहाँ पर शासन किया और एक समझिए तानाशाह टाइप का सरकार हो गया था। मतलब लोगों का कुछ भी नहीं सुनते थे, लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थे। मतलब कुछ भी करते थे जवाब नहीं देते थे कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मनमाने काम करते थे। इससे लोगों को लगा भाई कि यहाँ पर ये जो पार्टी है ये हमें लूट रहे हैं, मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, पूरे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। इसलिए लोग भी क्या किए, उस पार्टी से अपने आप को अलग कर लिए। तो ये हुआ हमारा पहला बात। आगे चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की जनता की इच्छा को पूरा करने में असमर्थ थी। जनता का जो डिमांड था, जनता का जो इच्छा था, उस इच्छा को सोवियत संघ की जो पार्टी था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, वो पूरा नहीं कर पाया भाई। ये भी इसका एक कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभुत्व हो गया था। उन देशों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपने आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा भाग उन देशों पर खर्च करना पड़ा। देखो भाई, जैसे आप सबको पता है कि जब हम लोग शीत युद्ध पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जो हमारा महाशक्ति था, दो महाशक्ति था, एक तो हमारा सोवियत संघ और एक हमारा अमेरिका। तो सोवियत संघ के साइड में जो पूर्वी यूरोप का जो इलाका था, सोवियत संघ के साइड में ही पड़ा था। अब भाई देखो, ये पूर्वी यूरोप जो था वह सोवियत संघ के तरफ चल गया था और यहाँ पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर सोवियत संघ ने क्या किया, अपना जो धन दौलत जो आर्थिक संसाधन था वह पूर्वी यूरोप को दिया, यानी पूर्वी यूरोप में लगा दिया। जिससे यहाँ पर यह भी कारण बन जाता है कि इससे क्या हुआ, इन लोगों का बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, पैसा का बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। यह भी कारण होता है सोवियत संघ के विघटन का। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। सोवियत संघ में लोकतंत्र का अभाव था, वहां पर लोकतंत्र सही ढंग का नहीं था। जनता को अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके कारण जनता में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। वहां पर देखिए भाई, बोलने का विचार करने का स्वतंत्रता नहीं दिया गया था। इससे लोगों में क्या हुआ था, आक्रोश बढ़ गया था। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है कि सोवियत संघ की सरकार कैसा भी कार्य करे, जनता को उस कार्य को लेकर कुछ कहने की स्वतंत्रता नहीं थी। खराब करे तब भी, अच्छा करे तब भी। अब देखिए भाई, अच्छाई तो सब कोई सुनना चाहता है, लेकिन बुराई कोई सुनना नहीं चाहता है। वह खुलकर अपने विचार सरकार के सामने भी नहीं रख सकते थे। जो विचार है भाई, वो भी सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। जिस देश में जनता को खुलकर अपने विचार देने का अधिकार ना हो, उस देश की जनता एक न एक दिन सरकार से परेशान होकर बगावत कर ही देगी, जैसे कि सोवियत संघ की जनता ने किया। ठीक है, मतलब वहां की जनता ने भी क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया। अगला पॉइंट क्या है कि अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, जबकि सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। साम्यवादी बोलिए चाहे समाजवादी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका दिन प्रतिदिन विकसित होते गया, जबकि सोवियत संघ विकास नहीं कर पाया। कि भाई इसका जो मॉडल था ना, यह साम्यवादी के कंसेप्ट पर काम कर रहा था सोवियत संघ, इसलिए ज्यादा विकसित भी नहीं हो पाया। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आंतरिक रूप से कमजोर थी, जिसके कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर सके। लोगों का जो आकांक्षा था, लोगों का जो मकसद था, जो डिमांड था, वो पूरा नहीं कर पाया। 70 के दशक के अंत तक सोवियत संघ का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत कम होने लगा था। अर्थात सोवियत संघ की विकास दर बहुत कम हो गई थी। मतलब यहाँ पर इन लोगों का जीडीपी इतना कम हो गया था जिससे इन लोगों का विकास थम सा गया था, रुक सा गया था और हो ही नहीं रहा था। अगला पॉइंट है कि लोग गोर्बाचेव की धीमी सुधार, यहाँ पर नीति लिखिएगा, ठीक है, नीति से संतुष्ट नहीं थे। मतलब जो गोर्बाचेव ने जो धीमी सुधार नीति जो दिया था भाई, इससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। सारे अधिकार सरकार के पास आ गए, सरकार के निर्णय जनता पर थोपे जाने लगे। इससे वह सत्तावादी हो गई तथा जनता में असंतोष बढ़ गया। जो भी भाई पावर था सरकार को दे दिया गया
और सरकार भाई अपना मनमर्जी काम करने लगा, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ गया। ये बात हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन जो है कि ये ऐसे अगर पूछा जाए कि सोवियत संघ के पतन के परिणाम क्या क्या हुए। अभी में हम लोगों ने पढ़ा कि सोवियत संघ का जो पतन हुआ था उसका कारण क्या था। अभी ऊपर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कारण पढ़ा कि क्यों हुआ था सोवियत संघ का विघटन। और अभी पढ़ेंगे किसका, जब पतन हो गया तो इसके क्या क्या परिणाम हुए, इसके क्या क्या परिणाम हुए, मतलब विघटन होने के बाद क्या क्या रिजल्ट मिला, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। देखो भाई सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सोवियत संघ के पतन से शीत युद्ध का अंत हो गया। सबसे पहला पॉइंट, जैसे सोवियत संघ का पतन हुआ वैसे ही शीत युद्ध का अंत हो गया। सोवियत संघ के पतन से विश्व दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो गया, इसलिए इस चैप्टर का ही नाम है दो ध्रुवीय का अंत। पहले विश्व दो ध्रुव में बटा हुआ था, यानी कि एक अमेरिका था एक सोवियत संघ था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो केवल और केवल अमेरिका बचकर रहता है, यानी कि जो दो ध्रुवीय विश्व था वो एक ध्रुव में कन्वर्ट हो जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो विश्व में 15 नए गणराज्यों का जन्म हुआ, ठीक है, 15 नए गणराज्य बने। सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर रोक लग गई। अस्त्र शस्त्र जो पहले होड़ लगता था, सब डिंगा डिंगा के रखता था, वो सब हट गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, चारों तरफ अमेरिका अमेरिका के नाम गूंजने लगा। सोवियत संघ के विभाजन से पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को विकसित करने का अवसर मिल गया। जो साम्यवादी विचारधारा था भाई वो दब गया और पूंजीवादी विचारधारा ऊपर उठ गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को अब टक्कर देने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए अमेरिका ने बहुत सारे तेल भंडारों पर कब्जा कर लिया। उस टाइम क्या किया अमेरिका ने, बहुत सारे तेल के जो भंडार थे उन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अगला पॉइंट कि सोवियत संघ के विघटन के बाद समाजवादी देशों का समाजवादी व्यवस्था से ही विश्वास कम हो गया, तब पूंजीवाद की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा। यानी जो समाजवादी व्यवस्था था, साम्यवादी व्यवस्था था, उनके प्रति उन लोगों का जो विश्वास था वो कम हो गया और पूंजीवादी की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। यानी कि शॉक थेरेपी को रिलेटेड, मतलब शॉक थेरेपी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको हेबल आंसर लिखना है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर शॉक थेरेपी के किन्हीं 6 परिणामों का विश्लेषण करिए, यह भी पूछा जा सकता है। या फिर शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। या फिर शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए, ये सब आपको बताना है। तो चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पर शॉक थेरेपी मतलब एक्चुअल में आखिर में होता क्या है। बड़ी शॉक थेरेपी यहाँ पर चिल्लाया जा रहा है, देखो क्या है। शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले मतलब एक्चुअल में चोट पहुंचाकर, झटका देकर उपचार करना, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसी को शॉक थेरेपी बोला जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह समझा जाने लगा कि साम्यवाद का पतन होने लगा है। सोवियत संघ के समय जो देश सोवियत संघ की तरफ थे उसे साम्यवादी व्यवस्था वाले देश कहे जाते हैं। इन देशों में समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया आरंभ हुई। यह बदलाव आसान नहीं था। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा साम्यवाद से पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने के लिए, यहाँ पर के लिए एक ही बार लिखिए, के लिए एक खास तरीका या फिर मॉडल तैयार किया गया जो इन देशों ने अपनाया। इस विशेष मॉडल को ही शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है। देखो भाई शॉक थेरेपी माने होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब एक चीज आप जान लीजिए, जैसे कि कोई आदमी है जो हमेशा मांस मछली खाता है, जो हमेशा मांस मछली खाता है, एकदम मांस मछली नहीं होने से वह खाना खा ही नहीं पाता है। अब इस आदमी को अब बोला जाए कि आप भाई क्या करो, आप पूरा पूरी शाकाहारी बन जाओ, तो कितना मुश्किल होगा इस आदमी को शाकाहारी बनना। या यहाँ पर देखिए अगर आप लोग भी अगर मीट मछली खाते हैं तो आप लोग अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे खाते हैं तो भाई बड़ी मजा आता है खाने में, तो अचानक हम लोग मांस मछली खाना नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो मॉडल होगा ना बड़ी कठिन वाला होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ के अंडर में जितना भी देश था सब पहले तो साम्यवादी विचारधारा के कंसेप्ट पर थे, लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है अब उन लोग भी क्या होता है साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर मूव करता है। तो भाई साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर मूव करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। जैसा कि अगर मांस मछली वाला है वैसे ही, और ये जो इसी के लिए एक मॉडल बनाया गया, एक कंसेप्ट दिया गया, ठीक है, और इस मॉडल को ही बोला गया है शॉक थेरेपी। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखो भाई यहाँ पर शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है। पहला है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण का अंत हो गया। जो साम्यवादी का जो कंसेप्ट था, साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण जो था वो अंत हो जाता है, ये बात हो गया।
बहुलवादी समाज का उदय हुआ। अब लोगों को अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति मिल गई। पहले ने अनुमति नहीं था, तो यहाँ पे अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति मिला। आर्थिक प्रतिबंध हटने लगे, जिससे बाजार खुला। राज्य और बाजार परस्पर मित्र समझे जाने लगे। नई संस्थाएं स्थापित होने लगी, जिन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। खुले और निष्पक्ष चुनावों का होना संभव हो गया, इसलिए गैर कम्युनिस्ट संगठन सत्ताधारी हो गए। प्रेस और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र लिखिएगा, स्वतंत्रता लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर ये जो आपका ये जो स्वतंत्रता है, यहाँ पर केवल स्वतंत्र लिखे, स्वतंत्र हो गए, आप लोगों का काम मिल जाएगा। राज्यों की गृह और विदेश नीतियों में तेजी से बदलाव आया, इसको नोट करिए। लोगों को विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देखिए, पहले बोलने का या फिर विचार करने का स्वतंत्रता नहीं था, लेकिन अब दिया गया। देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कायम हुआ। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कायम हो जाता है। देश में निजी स्वामित्व का विकास, यहाँ पर निजी स्वामित्व का विकास हो जाता है। राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदलना। पूंजीवादी पद्धति से खेती किया जाने लगा। शॉक थेरेपी की क्या क्या परिणाम है, इसको देखिए। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन करने का एक अच्छा तरीका साबित हुआ। इसके कारण पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। देखिए भाई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस भी हो गया। रूस का औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। देख लो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, क्योंकि इसमें सभी जरूरी उद्योगों को औने पौने दामों, यानी कि बहुत ही कम दामों में बेचा गया। ये हो जाएगा इसका। अगला पॉइंट देखो क्या है कि रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट हो गई और कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई। ये भी एक हो जाएगा। सामूहिक खेती प्रणाली के खत्म होने के कारण खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई, जिसके कारण खाद्यान्न आयात करना पड़ा। आयात मतलब कहीं से मंगाना पड़ा। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कमी देखी गई। गरीब अमीर के बीच अंतर बढ़ गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था समाप्त होने के कारण गरीबी में वृद्धि हुई। माफिया वर्ग का उदय हुआ। शॉक थेरेपी के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। फिर क्या कि संविधान जल्दबाजी में तैयार किया गया, जिससे संविधान सही से बन नहीं पाया। किसी को अधिक शक्ति दिया गया तो किसी को कम शक्ति दिया गया। शॉक थेरेपी से रूस के आधे बैंक और वित्तीय संस्थान दिवालिया हो गए। ये सब लिखिएगा। फिर है कि ग्लास नाश्ते से क्या समझते हैं। ग्लास नाश्ते का अर्थ है खुलापन लाना। क्या है ग्लासनोस्त? एक सोवियत नीति थी, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, जैसे उसे अपने विचार और अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता देना, उसे अपनी मनमर्जी के अनुसार दल बनाने की स्वतंत्रता देना। इसी को बोला जाएगा यहाँ पर ग्लासनोस्त। ठीक है, आगे चलिए। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोवियत संघ के पतन के बाद अस्तित्व में आए नए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के आघात पहुंचा उपचार करना की विधि द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन शॉक थेरेपी के फलस्वरूप संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनी को बेचा गया। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी जरूरी उद्योगों को औने पौने दामों यानी कि बहुत ही कम दामों में बेचा गया। इसके बाद भाई देखो, अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, दूध ध्रुवीयता से क्या समझते हैं उल्लेख कीजिए, या फिर एक ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता और बहु ध्रुवीयता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर दो ध्रुवीयता के अंत का क्या अर्थ है। तो देखो भाई, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दो ध्रुवीयता। दो ध्रुवीयता का अर्थ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो सुपर शक्तियों यानी कि सुपर पावर यानी सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में बंट गया। इसे ही दो ध्रुवीय कहते हैं। मतलब बात समझ में आ रहा भाई? जैसे हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो पूरी जो विश्व है दो गुट में बंट जाता है। एक हमारा सोवियत संघ वाला गुट और एक हमारा अमेरिका का वाला गुट। और ये जो दो गुट है, इसी को यहाँ पे क्या बोला जाएगा? द्वि ध्रुवीयता बोला जाएगा। एक ध्रुवीयता में क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक सुपर पावर अर्थात अमेरिका के वर्चस्व का बोलबाला रहा। इसे एक ध्रुवीयता कहते हैं। सही अर्थ में अब उसकी टक्कर लेने वाला कोई देश नहीं है। देखो भाई, पहले तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे हमारा होता है, फिर दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 जब होता है, तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दो यहाँ पर जो है, एक हमारा सोवियत संघ और एक हमारा अमेरिका, ये दो एकदम महाशक्ति के रूप में उभरता है, और इसी को हम लोग बोलेंगे दो ध्रुवीयता। दो निकला इसलिए दो ध्रुवीयता। लेकिन 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और बचकर रहता है केवल हमारा अमेरिका, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक ध्रुवीयता। फिर बहु ध्रुवीयता क्या है कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि चीन, रूस, भारत, ब्राजील जैसे देश तेज गति से विकास कर रहे हैं तथा विश्वव्यापी मंदी के कारण अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है। इससे भविष्य में विश्व बहु ध्रुवीय हो सकती है। बस ये हो जाएगा बहु ध्रुवीय।
अगला कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, देख लो भाई नई विश्व व्यवस्था क्या है। नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और अधिक शक्तिशाली हो गया और धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 1991 के सोवियत संघ के पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व जिस व्यवस्था की पुष्टि करता है उसे नई विश्व व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा विश्व व्यवस्था का डेफिनेशन। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए। तो देखो भाई बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था। इसकी जो लंबाई थी करीबन 150 किलोमीटर के आसपास थी। जर्मनी में स्थित बर्लिन की दीवार का निर्माण साम्यवादी और पूंजीवादी लोगों को अलग करने के लिए किया गया था। यहाँ पर साम्यवादी यानी कि जो सोवियत संघ की तरफ में थे, पूंजीवादी यानी कि जो अमेरिका की तरफ में थे, तो इन दोनों को अलग करने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया था। बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती थी। ये जो दीवार है ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग अलग कर देती थी। 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही। सोवियत संघ के पतन के पश्चात जनता ने इसे 9 नवंबर 1979 को तोड़ दिया। यह शीत युद्ध की समाप्ति और दूसरी दुनिया की समाप्ति की भी प्रतीक है। तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।